going to cover fundamentals of intellectual property rights. See, you are all researchers and you must know how you can protect your research findings, isn't it? And innovations and inventions you make. So, in this session, I'm going to talk about fundamentals of intellectual property rights, right? In this session, I'm going to cover introduction to IPRs, facets of IPR, what is patent, what is design, trademark, GI, copyright, trade secret, then biopiracy, TKDL, IPR databases, and how the patenting system works in India. Now, let's start, friends. मैं हमेशा मेरे इस IPR के लेक्चर की शुरुआत इसी स्लाइड से करती हूँ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्. जब भी हम ये चित्र देखते हैं हमें याद आती है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत. इसमें देखिए अंध धृतराष्ट्र जी को लाइव कमेंट्री वॉर की सुनाई थी संजय नामक व्यक्ति ने. तो माइथोलॉजिकली ऐसे कहा जाता कि उसकी तीसरी आंख थी जिससे वो रणांगन देख सकता था. लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में बोलेंगे तो हम एक यहाँ पे assumption कर सकते हैं कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज नोन टू द पीपल एट दैट टाइम आल्सो, राइट. देखिए इस पर्टिकुलर युद्ध में अनेक अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जैसे पर्जन अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है. Can't we compare all these astras and shastras with missiles, Kurds and atom bombs today? That means one more assumption is there, that is the weapon technology was known to the people at that time also. Now, हमारा जो मेडिकल साइंस है इसके ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं. आजकल घुटने का प्रत्यारोपण आम है. उसके बाद में आप देख सकते हो कि ग्रीन कॉरिडोर्स बने हैं. हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं, लिवर का कर सकते हैं, राइट. तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेडिकल साइंसेस बहुत प्रगत है. लेकिन जब हम ये स्टोरी देखते हैं गणपति की, दिस इज द केस ऑफ हेड ट्रांसप्लांटेशन, इजंट इट? So can't we make one assumption that yes, medical sciences at that time were more advanced than of today? Point है उसमें ना. देखिए, God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has blessed us with abundant of physical and biological resources. So by using these two things, man started creating new inventions and his own world. ओके. लेकिन क्या होता था, अर्लियर एरा जो था उसमें ये सब क्रिएशंस पब्लिक डोमेन में आते थे, ठीक है. लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लोगों को ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्रिएशंस का वो रियलाइज हुआ, और एक कमर्शियल एस्पेक्ट स्टार्टेड प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस क्रिएशंस. ओके. उसके बाद में IPR आया. IPR means intellectual property rights. What intellectual property is? Intellectual property is the activity of human intellect. It refers to creation of human mind. मानवी मेंदूचा आविष्कार म्हणजे बौद्धिक संपदा. देखिए हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. जब हम प्रॉपर्टी शब्द का उल्लेख करते हैं तो नेचुरली ओनरशिप राइट्स जो है वो आते हैं सामने, ठीक है. अभी प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप है, तो जो ओनर है उसको अधिकार होता है वो प्रॉपर्टी खुद के लिए रखे, खुद यूज करे, या उसको सेल करे, या उसको किराए पे दे. ओके. तो वैसे ही चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी लगती है, लागू होती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फैसेट्स पता नहीं होने की वजह से हम कुछ ऐसा कह जाते हैं, कैन आई पेटेंट माई कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क. तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हर एक चीज का एक डोमेन है. पेटेंट
किसी चीज के लिए दिया जाता है, कॉपीराइट किसी चीज के लिए जाता है, ट्रेडमार्क अलग चीज होती है, राइट। तो हम ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे पहले। See, intellectual property is divided into two parts. The first one is industrial property and second one is copyright and related rights. See, writings, musical works, dramatic works, audiovisual works, paintings, drawings, sculptures, photographs, architectural works, sound recordings, performance of musicians, actors and singers, even the broadcasting rights, they come under this. और ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो आती है इन्वेंशंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो हमने ये चीज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कॉपीराइट के बारे में। अभी हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं, व्हाट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज, राइट। आईपीआर के कुछ और फॉर्म्स भी है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, डोमेन नेम्स, डिजिटल कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। ये भी चीजें आईपीआर के डोमेन में आती है। अभी देखिए, प्रॉपर्टी है तो राइट आएगा, ओनरशिप आएगा। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट है तो आईपीआर। आपके पास आइडिया है और आपने उसको एक्सप्रेस किया, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दैट इज द मैटर ऑफ कॉपीराइट। देन आइडिया है, उसमें इनोवेशन है, इन्वेंशन है, तो आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना है। आपके पास में आइडिया है और उसको क्वालिटी आइडेंटिटी देना है तो ट्रेडमार्क बनेगा। आइडिया है और आप उसका अपीयरेंस बहुत यूनिक बनाते हो, दैट कैन बी द मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। और सपोज आइडिया है और आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो ट्रेड सीक्रेट। अभी ये बाइक है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में आईपीआर के अंतर्गत कैसे प्रोटेक्ट होती है वो हम देखेंगे। देखिए, ये अट्रैक्टिव लुक ऑफ द सीट कैन बी मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके साथ जो बुकलेट आता है दैट कैन बी कॉपीराइटेड। इसका जो टेक्नोलॉजी यूज किया है उसको यूएस का पेटेंट मिला है। एंड ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू जिसकी है, जिस नाम से वो मार्केट में बेचा जाता है, दैट इज ट्रेडमार्क, टीवीएस। देखिए, कोका कोला सब ने स्वाद लिया है इसका, इसका एक यूनिक लोगो है, दैट इज ट्रेडमार्क। लेकिन कोका कोला का जो फॉर्मूला है उसका पेटेंट नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि उनको वो सीक्रेट रखना है, दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। वैसे ये प्रेशर कुकर है, आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को पेटेंट राइट मिलेगा, उसके यूनिक डिजाइन को डिजाइन में मिलेगा। ये जो ट्रेडमार्क है प्रीमियर, और इसके साथ आने वाला बुकलेट कैटलॉग कैन बी कॉपीराइटेड। Nikon is the trademark functioning of camera can be patent and attractive and appealing look of the camera can be industrial design. अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आईपीआर के ऑफिस है ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और कंट्रोलर जनरल जो है इसका हेड होता है। पेटेंट और डिजाइन्स के जो ऑफिस है वो कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। ट्रेडमार्क के ऑफिसेस मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में है। और जीआई का हमारा इकलौता ऑफिस है जो है चेन्नई में। जीआई मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और नागपुर फेमस है आईपीआर एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीआईएस, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पेटेंट की स्पेशल लाइब्रेरी है। और यहाँ पे राजीव गांधी NIIPM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये सिचुएटेड है, जहाँ एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेस चलाए जाते हैं। दैट इज वाई नागपुर इज फेमस फॉर आईपीआर एक्टिविटीज। और जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत। ये हमारा ऑफिशियल होम पेज है ipindia.nic.in, और इसमें आपको पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, आरजी, NIIPM, अगर आपको कोई एडवांस कोर्सेज करने हैं आईपीआर के तो आप ये लिंक को यूज कर सकते हैं उनका शेड्यूल देखने के लिए। यहाँ पे एक पब्लिक सर्च नाम की एक ये है लिंक है, यहाँ से आपको इंडियन आईपी डेटाबेसेस पूरे मिलेंगे पब्लिक सर्च से। और ये जर्नल से हर एक आईपी का एप्लीकेशन, पेटेंट जर्नल, ट्रेडमार्क जर्नल,
ऐसे जर्नल में पहले GI जर्नल पब्लिश किया जाता है फॉर गेटिंग द व्यूज ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये लिंक्स आपको दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो। थोड़ा ये स्किप करूंगी मैं। हाँ, अभी पेटेंट। पेटेंट यानी क्या? पेटेंट इज एन exclusive right given by the government to the patentee to make, to use, to sell the invention, importing the products or process of producing the products or authorizing others to do so. Means patent is an exclusive right given by the government to the patentee to make, use, sell or permit others to use your invention for a limited time. और हमारे पेटेंट एक्ट के अनुसार ये जो टाइम होता है वो होता है 20 ईयर्स। पेटेंट 20 ईयर्स तक जीवित रहता है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है और उसको जीवित रखने के लिए हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, सो पेटेंट is right to exclude others from making, using, selling, offering for sale or importing the claimed invention for 20 years and it is territorial right. देखिए, ये जो पेटेंट के ऑफिसेस है 4, तो उनके लिए जुरिस्डिक्शन तय है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मुंबई, हम नागपुर में बैठे हैं तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस को ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप इधर उधर अप्लाई करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। ये पूरे एक्ट्स एंड रूल्स है, आप देखेंगे इतने सारे एक्ट्स एंड रूल्स है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो टॉप 10 इंडियन एप्लीकेंट्स क्या है? डाटा थोड़ा पुराना है लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा। IIT कलेक्टिव नंबर 1 पे है, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, भारत यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गलगोटास यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये टॉप 10 एप्लीकेंट्स है। अभी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पेटेंटेबिलिटी यानी पेटेंट मिलने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? सबसे पहला है कि नॉवेल्टी होना चाहिए, वो नया इन्वेंशन होना चाहिए, नॉवेल्टी। दूसरा इनोवेशन, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया 3 है। पहला तो इन्वेंशन होना चाहिए वो नया, दैट इज नॉवेल्टी। इनोवेशन होना चाहिए, और तीसरा है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। हमारे एक्ट के अनुसार इन्वेंशन का डेफिनेशन क्या है? एन इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। राइट, अभी ये जो इन्वेंटिव स्टेप है, ये क्या इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जैसे टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो आपको आज पता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसको और एडवांस बना दिया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस, ओके, जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और वो दोनों मिलके इन्वेंशन को नॉन ऑब्वियस बनाते हैं। ओके, अभी ये जो टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए मैं ये एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये टेलीफोन की जनरेशन है अलग अलग। आप यहाँ पे देख सकते हो पुराना मॉडल, मेरे पिया गए रंगून वाला मॉडल, वहां से लेके आज हम 4G 5G में आ रहे, है ना? तो ये टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन है, ये बेसिक टेक्नोलॉजी, और फिर उसमें एडवांसमेंट होते गया, तो हर एडवांसमेंट के लिए आपको पेटेंट ग्रांट होता है। आगे देखिए, अभी देखिए ये जो 2 लॉकडाउन की ईयर्स थे हमारे, उसमें हमको मतलब बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो थाई मॉल्स के लिफ्ट्स है। इसमें हम उंगली, हाथ की उंगली से बटन दबाने के बजाय पैर से आप पेडल मार दे सकते हो यहाँ पे। ये इन्वेंशन जनरेट कब हुआ? जब उसकी आवश्यकता आ गई, राइट? हमने सैनिटाइजर तो सुना था, लेकिन ये पैर से ऑपरेट होने वाला सैनिटाइजर नहीं देखा था, वो पिछले 2 सालों में दिखने मिला। देखिए यहाँ पे सीआर्स इंजीनियर डेवलप्स
कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग मॉड्यूल टू कंटेन कोविड-19, है ना। आंखों से वो स्कैन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लास्टिक वेस्ट से आईआईटी मंडी के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मास्क बनाए, ओके, टू फाइट कोविड-19 एंड प्लास्टिक वेस्ट। अभी नॉवेल्टी क्राइटेरिया तो हमने देखा कि नया कुछ होना चाहिए। अभी ये देखिए, हमारे पास ग्लू स्टिक है, उसको हम बटर स्टिक बनाए तो फंक्शन तो वही करेगा वो, ओके। ये जो वॉल्टर हंट है उसने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया, आप देख सकते हो 1849 में उसको पेटेंट मिला यूएस का। और इन्होंने he sold his patent rights to the सेफ्टी पिन फॉर $400 एट दैट टाइम, उन्होंने इंडस्ट्री को दिया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेस नेट डेटाबेस है। स्पेस नेट ये यूरोप का डेटाबेस है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेटेंट डेटाबेस। इसमें अगर सर्च बॉक्स में आप सेफ्टी एंड पिन कीवर्ड्स डालते हो तो आपको 1126 रिजल्ट्स आते हैं। आप सोचेंगे कि सेफ्टी पिन में ऐसा और क्या मॉडल बना सकते हैं हम कि जिसको पेटेंट मिले, जिसको 1126 पेटेंट मिले। तो वो ये है, देखिए, दीज आर कॉल्ड डिजाइन पेटेंट्स। अपने कन्वेंशनल पेटेंट से वो थोड़ा अलग होते हैं। कन्वेंशनल पेटेंट जो है आपका, वो आपको 20 इयर्स का टर्म देता है, ये 14 साल का टर्म होता है इनका। और उस पेटेंट को हर साल रिन्यू करना पड़ता है, ये पेटेंट को हर साल रिन्यू नहीं करना पड़ता है। सो दीज आर कॉल्ड एज डिजाइन पेटेंट्स। मूर पुष्पिन कंपनी जो थी उनको पुष्पिन का पेटेंट मिला इन 1900, एडविन मूर, ओके। और उनका जो सबसे बड़ा बिग डील था वो $1000 वर्थ ऑफ पुष्पिन जो था ईस्टमन कोडक कंपनी का। अगर आप स्पेसनेट डेटाबेस में अगर पुश एंड पिन ऐसा सर्च करते हो तो आपको 187 पेटेंट्स मिलेंगे। ये भी डिजाइन पेटेंट्स के एग्जाम्पल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए वेलक्रो, ये देखिए, ये जो फ्रूट होता है जो हम झाड़ियों में से जो गुजरते तो अपने कपड़े को चिपकता है, राइट। तो इसको एनालिसिस करके जॉर्ज डी मेस्ट्रल थे, स्विस इंजीनियर, उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया और अभी हर इंडस्ट्री में वेलक्रो का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, थर्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला तो है इन्वेंशन, दैट इज नॉवेल्टी। दूसरा है इनोवेशन। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अभी देखिए ये बाइसिकल स्टैंड है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको इतनी सारी लगेगी, लेकिन एक ने आविष्कार किया ये वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड। इसमें क्या होगा कि 50% मार्केट का स्पेस जो है वो बच गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। टाइम रिलीज टैबलेट जो है वो भी अभी अच्छा उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है ना। तो आप देखेंगे कि रिलीजिंग इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली टू प्रोसीड अ सस्टेन्ड इफेक्ट। देन कुछ कुछ ऐसे भी पेटेंट है जो फनी पेटेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, दिस इज मुस्टैच गार्ड एंड इट वाज यूएस का पेटेंट है ये 1876 का। उसके बाद में एनिमल ईयर प्रोटेक्टर्स, जैसे एनिमल खाना खाते हैं तो उनके जो हेयरी कान होते हैं वो भी उसमें डूब जाते हैं, तो उनके कान प्रोटेक्ट करने का बाथ कैप्सूल। उसके बाद में यू कैन सी दिस इज बियर की बोतल और उसको ठंडा रखने के लिए अम्ब्रेला लगा दिया, बियर ब्रेला। जूनियर जेल, ये बच्चों के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं तो एक जगह शांत रखने के लिए उनको जूनियर जेल बनाया है। यहाँ पे वो बच्चा आराम से पड़ा रहता है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट इनोवेशंस भी है, जैसे एम्ब्रास इनोवेशन। अभी ये क्या है?
ये जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं ना, तो उनको इंक्यूबेटर में रखने की बजाय इसमें भी दे सकते हैं। ये जो है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये बैग जो होती है। अभी इसका एक कहानी बताती हूँ कि रिसर्च कैसे हुआ। जैसे ये गांव का एक कपल था। उनके गांव से शहर सिटी हॉस्पिटल जो है वो बहुत दूर था। और ये जो लेडी है, इसको प्री मैच्योर बेबीज होते थे, तो पहले दो बेबीज वो विलेज में वो बचा नहीं पाए वो बेबी को। तो इन्होंने क्या किया, पैसा जमा किया और उन्होंने कहा कि उनका थर्ड बेबी जो है वो सिटी हॉस्पिटल में होगा। तो उसको एक बेबी हुआ, उसका नाम आयशा रखा उन्होंने। तो उसका जब जन्म हुआ तो सिर्फ उसका वजन था 1.1 केजी। ठीक है। उन्होंने इंक्यूबेटर में रखा, डॉक्टर्स ने। लेकिन 10 दिन के बाद में क्या हुआ कि इनके पास के पैसे खत्म हो गए, तो उसको ज्यादा देर तक वो इंक्यूबेटर में नहीं रख पाए। तो उनको ने ये थर्मल बैग उनको दिया जिसमें बच्चे को रखा। तो तकरीबन 1 महीने के बाद शी गेन्ड सफिशिएंट वेट, और फिर वो उसको घर लेके गए। तो ऐसे भी कुछ इनोवेशंस है जो बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, राइट। अभी उसका पेटेंट उन्होंने लिया है, सिस्टम्स एंड मेथड्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। देन ये मशीन भी तो इनोवेशन है। एक अकेला आदमी मूंगफली बेचेगा पूरे कैंपस में तो कितना पैसा कमा पाएगा। लेकिन ये जो हो बना दिया उन्होंने, इसमें पैसे डालो तो अपने आप नट्स निकलते हैं। ओके। अभी नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, मतलब क्या पेटेंट नहीं होता है। ओके। अभी देखिए, जैसे जो नेचुरल लॉज होते हैं हमारे, उसके अगेंस्ट में जाके अगर कुछ आप अ, अपना इन्वेंशन देते हो तो उसको पेटेंट नहीं मिलता है। ओके। नेचुरल लॉज के अगेंस्ट में चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंट नहीं होते। आपको अपने शालीमार पिक्चर देखा होगा धर्मेंद्र का, वो कोहिनूर हीरा चुराने वाला है ना। तो वो मेथड्स ऑफ थेफ्ट, इंजूरिंग ह्यूमन बीइंग्स, मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ये पेटेंट नहीं होते। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये कॉपीराइट होते हैं पूरे फॉर्मूले, तो उसको पेटेंटिंग से बाहर किया है। उसके बाद में mere arrangement and rearrangement of 1, 2, 3, 4 devices cannot be patented. Then treatment of human beings and animals on the earth, may it be medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic, patent नहीं होते। मैथमेटिकल फॉर्मूले, एल्गोरिदम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कॉपीराइट में जाते हैं। देन आर्टिस्टिक वर्क्स भी कॉपीराइट का हिस्सा है, इसलिए उसको पेटेंट के बाहर रखा है। देन जो गेम्स खेलने की युक्तियां होती है, ट्रिक्स होती है, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। एनीबडी कैन प्रैक्टिस इट एंड कैन बिकम द मास्टर। ओके। उसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, ये अगेन कॉपीराइट का हिस्सा है। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका उन्होंने अलग डोमेन किया है। देन जहाँ पे सीक्रेसी डायरेक्शन है, देश की सुरक्षा का प्रॉब्लम है, लाइक एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, उसको पेटेंटिंग से बाहर रखा गया है। क्योंकि क्या है, हम अपना टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। पेटेंट लेने के लिए आपको आपका पूरा इन्वेंशन गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। Plants and animals in whole or part on the earth cannot be patented. उसके बाद में ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है अपना, that cannot be patented. क्यों पेटेंट नहीं होता है ये? क्योंकि it is already known to the people, so it does not fulfill the novelty criteria. Then method of agriculture and method of horticulture cannot be patented. ठीक है। अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो उसका ग्रैंड प्रोसीजर जो है वो इतना बड़ा ग्रैंड प्रोसीजर है, राइट। इसको टाइम भी लगता है काफी। लेकिन अभी
वो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये ग्रैंड प्रोसीजर है। पेटेंट का इंटरनेशनल सेंटर है वाइपो, मतलब आईपीआर का। वाइपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ऑफिस जो है इट इज सिचुएटेड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, और ये उसका होम पेज है। ये होम पेज में से भी आप कुछ पेटेंट स्कोप के जैसे डेटाबेसेस जो है वो आप अ, देख सकते हो। जैसे ये पेटेंट स्कोप का पेज है, और यहाँ पे आप कोविड-19 मैंने कीवर्ड्स दिए हैं, तो इतने सारे कोविड-19 पे मुझे पेटेंट्स मिले हैं, राइट। देखिए ये पूरे पेटेंट्स कोविड-19 पे है। ये यूएसपीटीओ है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, और उनका यूएसपीटीओ का डेटाबेस भी है, दैट आल्सो यू कैन इजीली चेक। ओके, देखिए एक न्यू दिल्ली में ऑफिस खुला है, प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। इसका कैसे है कि फार्मर्स अपने खेत में रिसर्च करते रहता है, बराबर है। तो वो नए नए हाइब्रिड जो है प्लांट्स वो ढूंढ के निकालता है। तो ऐसे प्लांट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ऑफिस है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और उसका एक एक्ट भी है, पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। ओके, और यू कैन सी दिस इज द होम पेज ऑफ दैट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज। आप इसको देख सकते हो कि वो रजिस्ट्री कैसी है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है एंड ऑल। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास में, आपके दिमाग में कोई पेटेंटिंग आइडिया है जो पेटेंट हो सकता है, तो आपने क्या क्या केयर लेना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, राइट। पिछले इसमें मैडम ने बोला था कि हमारा थीसिस वो इंस्पेक्ट होने के पहले ही, एग्जामिन होने के पहले ही हम पेपर पब्लिश कर देते हैं, ये कितना सही है। तो उसका उत्तर मैं आपको देती हूँ। अ, इसमें ना आपको एक चीज को और ख्याल में रखना पड़ेगा कि वो पेपर में अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें से मैं पेटेंट ले सकती हूँ, तो आपने क्या केयर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि योर इन्वेंशन शुड बी न्यू, यानी आपको उसका नॉवेल्टी क्राइटेरिया बराबर पता होना चाहिए कि वो कैसा न्यू है। तो आपको उसके लिए प्रायर आर्ट सर्च करना पड़ेगा कि इसके पहले किसी ने अप्लाई किया है नहीं किया है। तो आपको नॉवेल्टी पार्ट में आपको ये करना पड़ेगा। उसकी बाद की चीज है द इन्वेंशन शुड बी केप्ट सीक्रेट अंटिल द डेट ऑफ फाइलिंग, यानी better not to publish the invention or even disclose to any third party before applying for a patent। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैडम। हम क्या करते हैं, हम एकेडमिशियंस हैं, हम क्या करते हैं, अरे बहुत अच्छा तो हाई इम्पैक्ट जर्नल में भेजो पेपर को, ये करो, लेकिन वंस यू पब्लिश योर पेपर तो क्या होता है, वो डिस्क्लोज हो जाता है, उसमें नॉवेल्टी नहीं रहती। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि इसमें पेटेंट निकल सकता है तो पहले जाके आप पेटेंट फाइल करो, बाद में पब्लिश करो, ठीक है। और हमारे पास में प्रोविजनल पेटेंट का भी सुविधा है। जैसे आज आपके पास में केवल आइडिया है, तो आप क्या करो, जितना आपको पता है उतना लिखो और सबमिट कर दो। यू गेट द एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ गया आपके पास में, ये आपके लिए वो फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर कोई अप्लाई करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, आपका पहला नंबर रहेगा। तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग के बाद में 12 मंथ्स का समय दिया जाएगा टू डेवलप योर पेटेंट ड्राफ्ट। देखिए किसी भी पार्टी में आप बैठे हो, डोंट शेयर इवन विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स। द इन्वेंशन शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉब्लम मेरिट्स। देखिए जो काम अड़कित्ते से होता है वो काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इतना सारा सिस्टम बनाया। तो अगर कुछ चीज को सॉल्व करने का सस्ता और अच्छा तरीका है तो उसके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है उसके लिए पेटेंट नहीं दिया जाता।
द इन्वेंटर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखिए ये पेटेंट स्पेसिफिकेशन अगर आपने देखा तो लिखने का एक तरीका होता है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, ड्राइंग्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपको क्लेम लिखने पड़ते हैं कि मोनोपोली राइट्स आपको किस चीज के लिए चाहिए इसके ऊपर में, राइट। तो देर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द इन्वेंटर। देन इतना सब हम करेंगे, हर साल फीस भरेंगे, सब करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? देयर शुड बी डिमांड फॉर योर इन्वेंशन। आपने पिक्चर देखा होगा, उसमें लास्ट में आते हैं वो फोटोग्राफर दोस्त होता है, अरे तू वही मांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान प्रेसिडेंट है। तो आपका इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि सब आपको उसके राइट्स मांगे। ये देखिए, इसमें नॉवेल्टी तो है, 3 पैर की ट्राउजर बने, लेकिन 3 पैर का आदमी कहाँ आएगा उसको खरीदने के लिए? ओके, so there should be demand for your invention, and the inventor should have realistic idea of the value of his invention. आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेंशन कितना वैल्यूएबल है। देखिए, मराठीमध्ये म्हण आहे, लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र नांदत नाहीत, पण या प्लॅटफॉर्मवरती नांदतात, त्याला व्यवस्थित तुम्ही प्रोटेक्ट करा। ये रघुनाथ माशेलकर जी है, CSR के एक CEO। इन्होंने भारत के पेटेंटिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक पंचशील दिया है, वो कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटिविटी है तो इन्वेंशन होता है, इनोवेशन है तो पेटेंट मिलता है, लेकिन ये पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में नहीं जाता तब तक ये साइकिल ऑफ डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। एज इज नो बार। एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, ओके, उसने एक फैंटेसी गेम बनाया और उसको उसके लिए पेटेंट ग्रांट हुआ। इन्वेंटर्स एट वर्क, जिनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स हैं, उनके कुछ नाम मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन के नाम पे 1093 पेटेंट्स है। ओके, अभी देखिए ये छोटा सा चीज है, कोई तो भी ये क्या है, कोई गेस कर पाएगा? अभी यस, कोई गेस कर पाएगा ये क्या है? ये कुछ स्क्रू कोई डेट खोलने का लिखी है, कुछ है। ईयर लिखा है। क्या डेट लिखी है? ओके, ये कुछ खोलने का ये है, कुछ एक्चुअली ना, स्क्रू खोलने का कुछ लग रहा है। नहीं नहीं, ये क्या है एक्चुअली, ये ना टैग है, टैग। फॉरेन में ब्रेड के पैकेट्स थे ना, तो उसको सील करने के लिए ये इस प्रकार का टैग यूज किया जाता है। और इसमें कभी कभी छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके उन्होंने, देखो देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कैसे है, 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में। तो ये छोटे से इन्वेंशन के लिए देखिए कितने सारे पेटेंट्स हैं। ये अवेयरनेस हमारे पास में नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये प्रेसिडेंट पेटेंट कहलाता है क्योंकि वो अब्राहम लिंकन के नाम पे है। ये जो पुरस्कार ले रहे हैं, इनका सरनेम है पाचोरी वाला। NRDC जो है दिल्ली, वो हर साल बेस्ट पेटेंट अवार्ड देती है, तो उस साल का बेस्ट पेटेंट अवार्ड इनको मिला है। ओके, ये देखिए ये वो अवार्ड है NRDC सा, कैश अमाउंट भी है उसमें। और देखिए ये पाचोरी वाला जी, इनका इन्वेंशन क्या था? वो केमिकल गैलेंस जो होते थे केमिकल इंडस्ट्रीज के, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि उसमें मिलावट होती थी बीच रास्ते में, लेकिन इन्होंने वो चीज को जाना और पिलर प्रूफ क्लोजर निकाले।
देखिए, वो क्लोजर जो है वो ऐसे जाके ऐसे फंसता है, तो वो निकलता नहीं है, राइट? और कोई निकालता नहीं उसको। तो ये बनाया उसने। ये भी आप देखेंगे, गेस करेंगे, तो दिस इज आई, आंख है, और वो भी बिल्ली की आंख है जो अंधेरे में चमकती है। तो कैसे इन्वेंशंस आपके माइंड में आते हैं, देखिए। ये बिल्ली की चमकती आंख देख के एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, कैट आइज। रात को बिल्ली देखी उन्होंने, और बिल्ली जब खोली तो अंधेरे में उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी। तो उससे ये इन्वेंशन आया। एक्चुअली देना है तो इनको भी देना चाहिए ना पेटेंट, क्योंकि आदि मानव इन्होंने आग का आविष्कार किया। सो पेटेंटिंग के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपको जैसे आइडिया आता है प्रोविजनल पेटेंट ले लो, डेवलप करो एंड गो फॉर पेटेंटिंग। अगर आप देर करोगे तो कोई और उस इन्वेंशन को पेटेंट कर लेगा। नाउ स्पेसनेट, जो कि यूरोपियन पेटेंट ऑफिस डेटाबेस है, तो ये इसमें आपको पेटेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है। इसका ओपन एक्सेस डेटाबेसेस है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हो। आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए आप पेटेंट का भी एक सेक्शन रखो, ये उस विषय पे कितने सारे। अभी ये यूएस का पेटेंट है। देखिए, पेटेंट डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखता है। ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट है, ड्राइंग है। फिर यहाँ पे देखिए ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, इसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और ये क्लेम्स है। क्लेम्स ऐसे लिखी जाते हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स द मोनोपोली, नॉवेल्टी क्या है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। और इसीलिए क्या होता है कि ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट स्पेसिफिकेशन, इसका एक अलग वर्कशॉप होता है। हर देश का अपना एक नेशनल पेटेंट डेटाबेस होता है। हमारा भी है, जो कि मैंने कहा कि पब्लिक सर्च लिंक में जाइए तो आपको पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स के डेटाबेसेस मिलेंगे। जैसे पेटेंट को आपने क्लिक किया तो ये पेटेंट डेटाबेस आता है आपको। इंडियन पेटेंट इस प्रकार से उसका लुक होता है, अब देखेंगे। ये आईपीआर का लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीजी, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। अपना जो डेटाबेस है उसको सर्च करने के लिए आपको इतने सारे पैरामीटर्स दिए हैं। मैंने कंप्यूटर कीवर्ड डाला है इसमें, कंप्यूटर कीवर्ड, और कंप्यूटर के 4723 इंडियन पेटेंट्स में से डिस्प्ले हुए हैं। अगर मैं उसको क्लिक करती हूँ किसी एक को, तो बिब्लियोग्राफिक डेटा तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आता है, और आप उसको ओपन कर सकते हैं। पेटेंट जब भी अप्लाई होता है, फाइल होता है, उसको कुछ दिन के बाद जर्नल में पब्लिश किया जाता है फॉर अपोजिशन। तो ये जर्नल है, आप ये जर्नल देख सकते हो। पहले वो गैजेट में आता था, गैजेट में आता था, इंडियन गैजेट में। That ये sound है नहीं ना आ रही जर्नल। प्रॉपरली। हेलो, मॅडम अलग अलग आवाज ना फॉर्म। मधात थोडा कमी होतो आहे. अच्छा, आता येतोय? हो मॅडम येतोय आता. मधच बरं, थोडं गायब होतो. अच्छा अच्छा। ये सारे फॉर्म्स एंड फीस है जो आप वेबसाइट से निकाल सकते हो। ये हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, कब शुरू हुआ। ई फाइलिंग सुविधा भी है, आप घर बैठे पेटेंट फाइल कर सकते हो। अभी डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है उसको। ये हमारा डेटाबेस है जिसका नाम है इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम, इन पास। ठीक है, तो इसमें एडवांस सर्च आप कर सकते हो। ये सब सर्च फील्ड्स है। ये इंडियन पेटेंट है, आप देखेंगे, राइट? डायग्राम से टूथब्रश का है ये। दिस इज इंडियन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड वी क्लेम, ऐसे क्लेम्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम आते हैं डिजाइन की तरफ में। द अट्रैक्टिव लुक ऑफ द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन, आप इसको देख सकते हो। ओके, इसका टर्म जो होता है 10 ईयर रहता है, और बाद में आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ ये डिजाइन समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, केवल एक स्लाइड दिखाऊंगी। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को स्टडी कीजिए, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि हर एक बॉटल का, हर एक ब्रांड का शेप अलग अलग है।
उन्होंने वो प्रोटेक्ट करके रखा है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली दूसरी कंपनी वो शेप नहीं यूज करती। नाउ हम आगे जाएंगे। डिजाइन्स किस किस पे लागू होता है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, पेन पेन के कितने सारे डिजाइन्स है, फ्रिज, उसके बाद में आप देखेंगे कैचिया, कोम्स, ये सब पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे आता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे आपको डिजाइन्स मिलेंगे, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी पे डिजाइन्स मिलेंगे। ये सिर्फ टूथब्रश का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपको कितने सारे उसकी डिजाइन्स मिलते हैं, राइट। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा डिजाइन का भी एक डेटाबेस है जो आप यहाँ से देख सकते हो अपने पब्लिक सर्च से। तीसरा फैसेट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे आप आंख बंद करके गोदरेज अगर बोलोगे तो आपको गोदरेज का जी जो है एक पिक्यूलियर कर्सिव में मिलेगा, बराबर है। वही आता है आपकी आंखों के सामने, कोई तो भी फ्रिज पर का लिखा हुआ गोदरेज, कबर्ड पर का गोदरेज, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क ऑन योर माइंड। इट हैज गॉट मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। It is a visual symbol in the form of a word, a device, or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others. अभी इसमें लेटर्स और वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए गोदरेज, गोदरेज हमारे आंखों के सामने इस प्रकार से ही आएगा, जी ऐसा नहीं आता है हमारे आंखों के सामने, राइट। ये बाटा, एप्सन, टेस्ट द थंडर, कुछ कुछ इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जैसे लोगो भी है, लेटर्स भी है, वर्ड्स भी है। सिलिकॉन ग्राफिक्स, डिजिटल, सन। देन कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स में पंच लाइन होती है, टैगलाइन जिसे कहते हैं हम, पंच लाइन। तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पंच लाइन्स वाले मैं बताती हूँ। हमारे नागपुर में मूनलाइट फोटो स्टूडियो है, देखिए वहां पे एक टैगलाइन लिखी हुई है। वो टैगलाइन है, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के जो ट्रेडमार्क्स है उसके साथ में टैगलाइंस होती है, जैसे लाइफ इज गुड, इट इज एलजी, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार, कनेक्टिंग पीपल, इट वाज नोकिया, देन द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, एचएसबीसी, देन अच्छा लगता है, इट इज क्लब एचपी, इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, इट इज एल&टी, जाओ तो जानो ट्रूली एशिया, इट इज मलेशिया टूरिज्म, एंड द लास्ट वन इज टेस्ट भी हेल्थ भी, इट इज मैगी नूडल्स। तो इस प्रकार से ट्रेडमार्क बनता है। इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला, देन ठंडा मतलब कोका कोला, प्योर फॉर श्योर, ओके, आई एम लविंग इट, मैकडोनल्ड्स, ओके। अभी यहाँ पे कुछ कुछ जगह पिक्चर्स और ड्राइंग्स यूज किए जाते हैं, जैसे एमएसएन बटरफ्लाई, दिस इज एप्पल, ओके, very very special trademark, apple. Then peacocks style design, कुछ कुछ ट्रेडमार्क में साउंड होता है, जैसे ये बाइक का जो ट्रेडमार्क है उसमें सिंह गर्जना का आवाज है, ओके, तो उसको हम साउंड ट्रेडमार्क कहते हैं। नियम वही लगते हैं लेकिन एक्सप्रेशन अलग होता है, साउंड ट्रेडमार्क। अभी ये साउंड मार्क्स जो है, साउंड मार्क्स जो है इसमें आपको एग्जाम्पल बता दूं कि विंडो ओपन जब होती है तो एक टिपिकल म्यूजिक आता है, साउंड आता है, ओके, दैट इज नोन एज साउंड मार्क। ये कुछ ये न्यूज चैनल्स के ट्रेडमार्क से आप देख सकते हो। देखिए ट्रेडमार्क का हमारे लाइफ में इम्पैक्ट क्या है, वो अगर देखना है तो ये सिंपल सा उदाहरण है। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हो और आपको मैं बता दूं कि दिस इज प्योर मिनरल वाटर और हम 5 रुपए में आपको दे रहे हैं, आप ये बोतल नहीं खरीदोगे, पक्का नहीं खरीदोगे। लेकिन अभी मैं बताती हूँ, इट इज मिनरल वाटर, आप 20 रुपीज दीजिए, तो आप खुशी खुशी 20 रुपीज दे के ये बोतल खरीद लेंगे, राइट।
तो देखिए वाई बिस्लेरी, क्योंकि बिस्लेरी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी चीज आपको उस पर विश्वास है, राइट। बिस्लेरी का पानी पिया तो आपको दिमाग में रहेगा कि अरे मैंने बाहर का पानी नहीं पिया, भले वो कितने भी दिन का रहो या पुराना रहो, कंटेमिनेटेड रहो, आप मेंटली सुरक्षित हो जाओगे। अभी ये जो ट्रेडमार्क होता है, ये ट्रेडमार्क अगर बेचने जाए तो बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल बेच सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी। तो ऐसे एक ऑक्शन हुआ था, बोली लगी थी ट्रेडमार्क की, बहुत पुराना, मतलब काफी साल पुराना ये किस्सा है, लेकिन टॉप मोस्ट बोली कोका कोला की लगी थी उस वक्त, और लोग ये ट्रेडमार्क खरीदने के लिए 68.9 बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार थे। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था, 52.7 बिलियन डॉलर्स पे आईबीएम था, एंड देन इट वाज नोकिया। सी द वैल्यू ऑफ द ट्रेडमार्क। अभी ट्रेडमार्क सबसे पॉपुलर आईपी क्यों है? एक तो वो डायरेक्टली रिलेट करती है मार्केट से, और दूसरी चीज है कि पेटेंट 20 साल की मोनोपोली राइट देता है, डिजाइन आपको 10 साल प्लस 5 इयर्स देता है, और ट्रेडमार्क जो है वो 10 साल की पहले देता है, और बाद में हर 5 साल के बाद आप जनरेशन टू जनरेशन उसको अपने पास रख सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। 5 साल के बाद रिन्यू करते जाओ, एंड द प्रॉपर्टी विल बी विथ यू ओनली। देखिए बिस्लेरी क्यों के इट हैज वैल्यू, रेपुटेशन इन द मार्केट, और हमारा विश्वास है उस पे। देखिए आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या है? मिसयूज से आप रोक सकते हो, यू कैन एक्सप्लॉइट कमर्शियली, ओके। और अगर कोई मिसयूज कर सकता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो। अभी देखिए adidas, लोगों ने किया अभी बस, ठीक है, वैसे ही उल्टा कर दिया उसको। यहाँ पे देखिए आउटलुक, ये हिंदी में आउटलुक, आपको क्या लगेगा? यूजिंग सेम कलर कॉम्बिनेशन, आपको क्या लगेगा? ये ये जो आउटलुक मैगजीन है, ये अंग्रेजी वाला, उसी का ये हिंदी आवृत्ति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। अभी देखिए हमारा लाइफ ट्रेडमार्क में कैसे है, वो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ, यू कैन सी क्विकली। 6 AM जब हम उठते हैं, अजंता सिटीजन अलार्म बजता है। 6:30 AM कोलगेट क्लोजअप। 7:30 AM नेस्कैफे ताजमहल रेड लेबल ताजा। 8 AM डेटॉल लाइफ बॉय लक्स सिंथॉल। 8:30 किसान फ्रूट जाम मैगी टोमेटो केचप केलॉग्स। तो 9 AM मारुति सुजुकी हीरो होंडा टीवीएस टोयोटा। 9:30 AM Lenovo SCL HP. 10:30 AM Yahoo, Reddit, Gmail, Hotmail. 11:30 Canon, Fax, Intercom. Then 1:30 p.m. McDonald's, Domino's, Pizza Hut, Sagar Ratna, lunchtime. Then 6 p.m. PVR's, Big Cinema, V-Mart, Easy Day. 8 p.m. Sony, Star Plus, Discovery, CNN. And 10 p.m. Good Night, All Out, Jet. गुड नाइट। तो ये देखिए हम दिन भर में ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के कुछ मार्क्स है, आप देखिए। देखिए एक सर्विस मार्क होता है, जैसे डीटीटीसी। डीटीटीसी इज नॉट गिविंग यू द प्रोडक्ट, बट डीटीटीसी इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, तो उसको सर्विस मार्क कहते हैं। जैसे ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लॉन्ड्रीज, ये सब सर्विसेज देती है आपको, इसलिए उसको सर्विस मार्क के नाम से जाना जाता है। और मार्क ऑफ सर्टिफिकेशन जो होता है, और मार्क ऑफ सर्टिफिकेशन का उदाहरण है आईएसआई मार्क, मीन्स दैट मच क्वालिटी इज देयर इन द प्रोडक्ट, इट सर्टिफाइज द क्वालिटी। जैसे कि मैंने कहा कि एयरलाइंस, टूरिस्ट एजेंसीज, लॉन्ड्रीज, क्लीनर्स, ये सब सर्विस मार्क में आते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया, इनिशियली ट्रेडमार्क आपको 10 साल के लिए मिलता है, फिर हर 5 साल के बाद रिन्यूअल फीस भर के आप चाहे जितनी बार उसको रिन्यू कर सकते हो। अभी देखिए फेक प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं मार्केट में। वैसलीन, वैसलीन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? VASELINE। तो सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करके यहाँ पे लिखा जाता है वैसालाइन,
न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलाइन, वासोटोलाइन, ब्लू स्टार्ट वाओलिन। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोई वैसलिन का नया प्रोडक्ट है या क्या, लेकिन द करेक्ट वन इज दिस। देखिए, एक केस हुई थी लैक्मी की। लैक्मी आप सबको पता है कि इंटरनेशनल कंपनी है, सौंदर्य प्रसाधन बनाती है। एक दूसरी सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनी ने अपने ब्रांड का नाम रखा लाइक मी। तो इतना सिमिलर नाम था वो, तो जो बायर्स थे वो कंफ्यूज हो गए। वो लैक्मी की प्रोडक्ट समझ के लाइक मी को लेके जाने लगे। तो लैक्मी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने क्या कहा? It was held that there was a striking resemblance between the two words. The two words are also phonetically similar, so there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers. And injunction was made permanent. ऐसे ही कोलगेट की केस हुई थी। दूसरा डेंटल क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अपने ब्रांड का नाम रखा कोलगेट, and he used the same colors, that is white and red, which is used by Colgate. Okay. यहाँ पे भी उनकी केस कोलगेट की स्टैंड होगी और अ, ये ब्रांड को मना किया गया। देखिए, ये हमारा पेज है वेबसाइट में, जो ट्रेडमार्क के लिए बनाया गया है। ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई करने के जुरिस्डिक्शंस तय है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्रेडमार्क का ई रजिस्टर आप देख सकते हो, इसमें आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे गोदरेज लेना था, तो पहले 3 अक्षर डाले मैंने, GOD। और देखिए, GOD से मुझे इतने सारे ट्रेडमार्क्स आए। जैसे गोदावरी का मुझे देखना है ट्रेडमार्क क्या है, सर्टिफिकेट, तो आप देख सकते हो। दिस इज द सर्टिफिकेट, दिस इज द थिंग यूज्ड। अभी देखिए, एप्पल के आप देखेंगे तो इतने सारे हैं। अभी इंटरनेशनल डेटाबेस देखना है आपको, जो वाइपो मेंटेन करती है, वो मैड्रिड एक्सप्रेस डेटाबेस है। और इसमें मैंने होल्डर का नाम जो है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट डाला, तो मुझे 85 ट्रेडमार्क्स मिले। और इसमें से कुछ आप वाकिफ हो उस ट्रेडमार्क से, आप देखो ये इट इज ट्रेडमार्क, ऐसे 85 उनके माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे है। अभी हम चौथा IP देखते हैं, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब है व्हेन द प्रोडक्ट इज नोन बाय इट्स रीजन, देन इट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर GIs। अभी हम देखेंगे, जैसे दार्जिलिंग टी, हियर दार्जिलिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस। नागपुरी संतरा, चंदेरी साड़ी, ये गुना का है। मैसूर रोजवुड इनले ऑफ कर्नाटका, कोल्हापुरी चप्पल, देन सोलापुर चादर, कुल्लू की शॉल, मैसूर का सैंडल सोप। देन राइस में बासमती वेल्लोर, पंजाब मध्य प्रदेश का गेहूं, कुर्ग ऑरेंज, अल्फांसो मैंगो, हापुसांबा, नागपुर ऑरेंज, मलबार पेपर। देन पोचमपल्ली कैट्स, कांचीपुरम साड़ी, कोटाडोरिया, कोल्हापुरी चप्पल, सिल्क कोटाडोरिया, चंदेरी साड़ी, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम साड़ी, सोलापुरी चद्दर, कुल्लू शॉल। और फूड स्टफ्स में भी बीकानेर की भुजिया, आंध्रा के पिकल्स, लोनावला की चिक्की, देन तिरुनावली हलवा, आगरे का पेठा, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स और घड़िया, दिस इज कूर्ग ऑरेंज, नांजानागुड़ बनाना, कांगड़ा टी, दिस इज दार्जिलिंग टी। ये दार्जिलिंग टी जो है ना, ये हमारा नंबर 1 जी है सबसे पहले। और इसके लिए कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि हमारे आसपास के नेपाल वगैरह जो देश थे, वो उनके यहाँ होने वाली चाय दार्जिलिंग के नाम से बेचते थे। तो हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, केस चली, और हमने उसको वापस लाया और उसको GI में हमने सुरक्षित किया। तो मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सोप, ये मेटल मिरर है अरानामुला का। देन यू कैन सी चना पटाना की टॉयज प्रसिद्ध है। रोजवुड इनले ऑफ मैसूर, ये कोयम्बतूर का वेट ग्राइंडर है, आप देख सकते हो, दिस इज वेट ग्राइंडर। तिरुपति बालाजी का लड्डू जो है वो भी GI हो गया है। जैसे गोवन फेनी अप्लाइड है, शैम्पेन, स्कॉटलैंड की विस्की, शेरी वाइन्स, ये सब वाइन्स एंड स्पिरिट्स में आप देखेंगे।
जीआई को कौन रजिस्टर कर सकता है? जीआई को कोई इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कर सकता। उस एरिया का कोई एक आध संगठन, एनजीओ, कोई ऑफिस, एग्रीकल्चरल ऑफिस, उनके थ्रू जीआई का रजिस्ट्रेशन होता है। जीआई ऑफिस है चेन्नई में। ये उसका ऑफिशियल वेब पेज है, आप देखेंगे। और ये रजिस्टर्ड जीआई यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कितने जीआई रजिस्टर्ड हो गए अभी तक। ओके। और ये जो स्टडी है हमारा, इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो ज्यादा अवेयर है। और ये 4 विभागों में दिए जाते हैं: एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड एंड फूड स्टफ। देखिए कुछ एग्रीकल्चरल जीआईज मैंने यहाँ पे लाई हूँ। यू कैन सी दिस इज पल्लाकदन मट्टा राइस ऑफ केरला, मैसूर बीटल लीफ ऑफ कर्नाटका, मलबार पेपर केरला। और ये जो जास्मिन है वो 3 जगह के, मैसूर, उडुपी एंड हडागली की जास्मिन। देन अलेपी और कर्नाटका की जो है ग्रीन कार्डमम इलायची। और मैंगो में अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का, खिरसापति हिमसागर, फाजली मैंगो मालदा है, ये नागा मिर्चा है। और दशहरी जो है वो यूपी का है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो जीआईज है वो है नागपुरी संतरा, भुसावल के केले, लोनावला चिक्की, ये येवला की पैठनी, ये स्ट्रॉबेरी जो है महाबलेश्वर की, ये कुंदरी फगली, इसको भी जीआई मिला है। नासिक के अंगूर, और दिस इज कोल्हापुरी साज। देखिए जब भी एप्लीकेशन आता है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जर्नल में पब्लिश किया जाता है टू गेट द ऑब्जेक्शंस। और ये डेटाबेस इस प्रकार का है। रजिस्टर्ड को क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आएंगे। आप देख सकते हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आप देखेंगे इतने सारे हैं। और पेंडिंग केसेस को अगर आपको देखना है, जैसे ये मैसूर सिल्क है, इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इस प्रकार से इसका जीआई नंबर है 11। ठीक है। और इसका जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने मिलते हैं। दिस इज मैसूर सिल्क। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 120 फॉर गोवन फली। और जैसे अल्फांसो मैंगो हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रत्नागिरी को दिया उन्होंने। हैदराबादी बिरयानी जो है वो अभी उसका एग्जामिनेशन शुरू है, हैदराबादी बिरयानी का। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट, ये होने के बाद में मैं अपलोड कर दूंगी आपका लेक्चर। ओके। इसे हमारा भारत देश जो है सुजलाम सुफलाम देश है। अपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंशियंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में, स्क्रिप्चर्स है। जैसे 4 वेदा है, 108 उपनिषद है, 2 है, ब्रह्म सूत्रास है। हमारे पास 18 पुराण है, मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र, स्मृति, ये सब डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्चर्स है। और इंडिया बहुत ही सुजलाम सुफलाम कंट्री है और हमको प्रकृति का वरदान है। पूरे विश्व में 26 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, उसमें से 16 हमारे भारत में है। हमारा बॉटेनिकल सर्वे कहता है कि हमारा फ्लोरा बहुत समृद्ध है। हमारा जो जूलॉजिकल सर्वे कहता है कि हमारे यहाँ पे 81,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है। अभी देखिए हमारे पास में रिच ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पास में योगा है, लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रॉब्लम क्या है, वो सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कभी कभी किसी पर्सन को सिद्धि रहती है, जैसे कॉलर बोन अगर टूटा तो मुझे पता है कि वो हाथ ऐसा पकड़ के ही आपको रहना पड़ता है जब तक वो ऑटोमेटिकली ना जुड़े, उसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन एक मानकापुर में एक व्यक्ति है, तो वो एक स्पेशल लेप लगा के देता है जिससे वो कॉलर बोन जल्दी जुड़ जाता है। तो ऐसे पर्सन जो कभी शेयर नहीं करते ना उनका ट्रेडिशनल नॉलेज, तब वो उनके साथ ही खत्म हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है ट्रेडिशनल नॉलेज के। देखिए हमारा जो मेडिसिनल सिस्टम है वो बना है आयुष से। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। अभी हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको धीरे 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 क्या किया लोगों ने, डेवलप कंट्रीज ने, जब हमारे पास में अवेयरनेस नहीं था तो उन्होंने बायोपायरेसी करना शुरू किया।
बायोपायरेसी का अर्थ है कि इट इज अ थेफ्ट, इट इज स्टीलिंग ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स, और खुद के देश में जाके उसका पेटेंट लेना। देखो 2002 में 80% ऑफ फॉरेन रेफरेंसेस ऑफ इंडिजिनस प्लांट बेस्ड मेडिसिन पेटेंट्स इन यूएसए related to the seven medicinal plants of Indian origin. 2004 में 15,000 पेटेंट्स रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इन यूएसए, यूके एंड ईपी ऑफिसेस, और 2005 में वो नंबर ग्रू हो गया 35,000 पे। तो इस गति से बायोपायरेसी बढ़ रही थी, और सबसे सेंसिटिव केस ऑफ बायोपायरेसी थी टर्मेरिक की। देखिए 1995 में 2 एक्सपैट्रिएट इंडियंस जो थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में काम करने वाले सुमन के दास एंड हरिहर कोहली उनका नाम था, उनको हल्दी का पेटेंट मिला फॉर वुंड हीलिंग। अभी जैसे ही उनको पेटेंट मिला, उनका मोनोपोली राइट हो गया, उसके निर्बंध हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आए। तो सीएसआर ने ये केस इंडिया के लिए लड़ी, और सीएसआईआर ने डॉक्यूमेंटेड 32 प्रूफ्स दिए कोर्ट में, तब जाके वो पेटेंट रिवोक हो गया। वो जो 32 पुरावे थे, उसके में से ये एक था। यहाँ पे देखिए, ये कुछ तो भी लिखा है उर्दू में, आप देख सकते हो, और उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। ये दूसरा है, ये एक चौपड़ी है, उसमें भी कुछ तो भी लिखा है, उसका भी ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ। जो पहला है उसका ट्रांसलेशन ऐसा है: हल्दी हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर, क्योर्स जॉन्डिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और यहाँ पे लिखा है वुंड हीलिंग। और ये कब लिखा गया है? 1879 में लिखा गया है, आप देख सकते हो। और दूसरा जो मैंने दिखाया चौपड़ी आपको, उसमें लिखा है, देखिए, हल्दी लिवर अफेक्शंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड वुंड हीलिंग, एंटीसेप्टिक। ये कब लिखा गया? 1867 में। और पेटेंट कैसे ग्रांट होता है फिर 1995 में, जब ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि हल्दी में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो ऐसे 32 प्रूफ्स उन्होंने कोर्ट को दिए, तब जाके ये पेटेंट जो है वो कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया। ये थोड़ा आगे चलती हूँ। अभी देखिए, इसको कर्ब करने के लिए इंडिया ने क्या किया। तो इंडिया ने एक टिकेडियल नाम की लाइब्रेरी बनाई, ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और उन्होंने क्या किया कि क्लासिक बुक्स जो होते हैं हर पैथी के, जैसे आयुर्वेदा बहुत रिच है, तो 75 बुक्स, यूनानी के 10 बुक्स, सिद्धा के 50 बुक्स, योगा के 13 बुक्स एक्सपर्ट्स को दिए, और उनको बताया कि इसमें जो भी प्लांट बेस्ड क्योर है, प्लांट का उल्लेख जहाँ है, उसकी एंट्री बनाओ। तो 2,10,217 ऐसे रेफरेंसेस के एंट्रीज बनाई गई, और वो टिकेडीएल पे डिस्क्लोज की गई। और फिर इंडियन गवर्नमेंट से सब पेटेंट ऑफिसर को विश्व के ये डेटाबेस भेजा गया, और उनको कहा, whenever you examine any patent, देन आपको ये चीज देखना है, दिस इज अवर डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके ऊपर किसी ने कोई पेटेंट दिया होगा तो उसको ग्रांट मत कीजिए। एंड देयर वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर दिस। कुछ पेटेंट जो है, जो मिल गए थे हल्दी जैसे, ग्रांट हुए थे, उसको भी रिवोक किए गए, और एग्जामिनेशन स्टेज में बहुत सारे निकल गए। तो ये 1200 का रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस आपको देखने मिलता है यहाँ पे। ओके, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूएसपीटीओ, इन लोगों के ना बहुत सारे पेटेंट्स रिवोक हो गए उसके कारण। अभी ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वो जनरली आदिवासी लोगों में ज्यादा, ट्राइबल सेटिंग्स में ज्यादा दिखाई देता है। तो आपको एक मैं बता दूं कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उसका नॉलेज वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उनमें ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे तो केरला में कानी करके ट्राइबल है, ठीक है। तो उनका काम क्या है कि केरला के जंगलों में जो लोग आते हैं उनको राह दिखाना। ओके, तो 1987 में पुष्पवर्धन नाम के साइंटिस्ट वहां पे गए,
वो आरआरएल जम्मू से थे और उनकी टीम एक्सकर्शन के लिए जब निकली तब उन्होंने दो कानी पीपल को साथ में लिया राह दिखाने के लिए। आप देख सकते हो, एक फोटो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये कानी ट्राइब के पीपल उनके साथ में थे। तो ये पुष्पगदन की टीम को कुछ घंटे चलने के बाद भूख लगी, उन्होंने डिब्बे निकाले और खाए। तो उन्होंने फूड ऑफर किया इनको, तो वो बोले नहीं हमको खाना नहीं खाना है। फिर उन्होंने जाके एक प्लांट ढूंढ के निकाला और उसके फ्रूट्स खा लिए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, बोले आप ये क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये खाने से हमको फटीक नहीं आता, हम और 5 मिनट आराम से चल सकते हैं, हमको भूख नहीं लगती है। तो फिर उन्होंने सैंपल लिए, आरआरएल जम्मू गए वो वापस अपने ऑफिस में और उन्होंने उसके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए। तो उसमें उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज पाए गए और उन्होंने 3 पेटेंट के लिए अप्लाई किया। अभी ते वो 3 पेटेंट जो है, वो 3 पेटेंट उनको मिले। वो पेटेंट को उन्होंने कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया, एक कंपनी को उन्होंने दिया, सेल किया पेटेंट। और वो कंपनी ने जीवनी नाम का एक ड्रग बनाया, जीवनी नाम का शक्तिवर्धक ड्रग। वो ये प्रोडक्ट है वो। ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, बिकने लगा। लेकिन वो जो जिनका ये ट्रेडिशनल नॉलेज था उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो एक केरला के एनजीओ ने केरला गवर्नमेंट के पास में ये पॉइंट रखा कि ऐसा ऐसा हुआ है। केरला गवर्नमेंट ने भी माना कि नहीं, इसका फायदा उनको भी पहुंचना चाहिए, कानिक ट्राइब को। और फिर सब प्रोसीजर्स होके अभी 50% जो भी प्रॉफिट होता है जीवनी का, वो 50% कानिक ट्राइब को दिया जाता है। और एक लमसम अमाउंट 6,50,000 रुपीज उनको दिया गया कानी ट्राइब को। एंड नाउ रेगुलरली गेटिंग 50% ऑफ रॉयल्टी। इससे फर्क क्या पड़ा? पहले उनके घर ऐसे होते थे, अभी वो पक्के घरों में रहते हैं। पहले उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी थी और अभी ऐसी है। So friends, these are all the facets of IPR, that is industrial property, I explained to you today. So here I conclude and thank you very much for listening patiently to this complex topic. Thank you so much. Thank you. Yes, मैम, पेटेंट के लिए ओवरऑल कितना खर्चा आता है पेटेंट फाइल करने के लिए? देखिए इट डिपेंड्स, कैसे डिपेंड करता है कि जो फॉर्म्स और फीस जो है वो स्टैंडर्ड है, उतना तो आएगा ही। लेकिन इफ यू हायर द सर्विसेज फॉर राइटिंग द पेटेंट्स, अगर आप कोई अटॉर्नी, बहुत सारे अटॉर्नीज एंड एजेंट्स होते हैं, उनकी सर्विसेज हायर करेंगे तो उससे और ज्यादा। आपको कितनी कंट्रीज में प्रोटेक्ट करना है तो अलग फीस ऐड हो जाती है। तो इट डिपेंड्स। लेकिन जैसे मेरा मेरा ये है कि जैसे अपना वाड़ी में जवाहरलाल नेहरू करके एक रिसर्च सेंटर है, तो वहां में मैंने लेक्चर दिया था। तो उन्होंने प्रोविजन किया था 25,000 का पेटेंट के लिए। हेलो, मैम, आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही आवाज? हाँ, अभी आ रही है। मैडम, ये तो है। अभी आ रही हाँ है। हाँ हाँ, बोलिए। मैडम, ऑर्गेनाइजेशन तो अगर पेटेंट करते हैं जहाँ पे हम वर्क करते हैं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं क्या? नहीं, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तुमको ये कर सकती है, स्पॉन्सरशिप दे सकती है। अलग अलग चार्जेस नहीं है। मैम, पेटेंट डालने के लिए हमको पेटेंट अटॉर्नी के पास जाने से थोड़ा सा मतलब इजी होता है, या हम सीख सकते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करना वगैरह वगैरह? देखिए क्योंकि मैडम, मैं पेटेंट आपको, अटॉर्नी बहुत पैसा बोलते हैं मैम। हाँ पैसे तो बहुत बोलते हैं वो। लेकिन आपको अगर सही में पेटेंट ड्राफ्टिंग करना है ना, तो आप हाँ, ना ये जो RGNIPM मैंने बताया ना, RGNIPM, हाँ। हाँ, वो हिस्लप कॉलेज रोड पे है, बोर्ड ऑफिस के सामने।
हाँ वहां से ना उनका शेड्यूल देखिए वेबसाइट से, और ड्राफ्टिंग एंड ग्रांट ऑफ पेटेंट प्रोसीजर जो है, तो उसका एक एडवांस ट्रेनिंग कर लीजिए। हाँ हाँ। तो वो आपको कितने दिन का हाँ, रहता है मैम? वो 3 दिन का रहता है, 5 दिन का रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक तो है वहां मैम। पे आपको वो पूरा मतलब डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देते हैं सर्विसेज पूरा। अच्छा अच्छा मैम, दैट एक विल बार क्या हेल्प हुआ, यू। एक बार क्या हुआ था कि मैंने मेरा बहुत एक प्रोडक्ट था, मतलब मैंने हाँ ऐसे ही अपने ऐसे ही बनाया था। दैट वाज पेटेंटेबल, मतलब पेटेंट अटॉर्नी है कोई आउट ऑफ नागपुर। उन्होंने देखा, हम्म सर्च किया, बोला दिस इज पेटेंटेबल, तो फिर उन्हीं के पास रहा। फिर उन्होंने पैसे बहुत बोल दिए थे, तो हाँ मैंने मना कर, मतलब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था, तो मैंने हम्म नहीं बोला उनको। तो बट ही इज हैविंग दैट, माय आइडिया पूरा उनके पास है। उसके बाद में मैंने बीच में कोरोना आने के बाद उनसे कांटेक्ट किया, हम्म तो अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी। तो मेरा वो पैटर्न, मतलब वो प्रोडक्ट डिस्क्लोज हो गया इन अदर वे, ऐसा समझ सकते हैं क्या फिर? नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो, आप उसको प्रोविजनल पेटेंट फाइल करके रख दो। मैम लेकिन वो ड्राफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, तो मैं वही बोलती हूँ, प्रोविजनल पेटेंट आप ये कर दो, और सिर्फ ड्राफ्टिंग प्रोसीजर क्या है वो सीख लो, अच्छा हाँ हाँ, और ठीक है। खुद ही ड्राफ्ट करो। क्योंकि क्या है, वही प्रॉब्लम आता है कि बहुत से जगह स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं। देखिए, एनआरडीसी भी आपको स्पॉन्सरशिप देती है, हाँ, हाँ अगर आप हाँ ये देते हो तो ऐसे जो स्पॉन्सरशिप देने वाले लोग हैं ना, उनको भी आप ये कर सकते हो। लेकिन आप अटॉर्नी एजेंट के पास जाओगे तो आपको उनकी फीस तो पे करनी पड़ती है। वही मैम, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं, मतलब हम लोग खुद सीखे तो वो वर्कशॉप अटेंड करना, उससे हो वर्कशॉप जाएगा अटेंड, क्या? हाँ वर्कशॉप अटेंड करो, हो जाएगा, क्योंकि यू आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आपको ऐसा क्या? सिर्फ टेक्निक ही बताना है ना उनको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो आप कर लीजिए। एक उनका शेड्यूल आता है पूरा 3-3 महीने का, आरजीएनआई पीएम लिंक में। तो वो एक बार आप करेंगे ना, आप खुद ही ड्राफ्ट कर लोगे पेटेंट को। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी सिर्फ मच क्या मैम। सिर्फ क्या कर रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह आए, कुछ क्वेरीज आए, तो हाँ आपको फिर वहां पे लेके, वहां पे हायरिंग होता है, हाँ हियरिंग होता है, हाँ हियरिंग होता है वहां पे, तो हाँ। वो अटेंड करने पड़ते हैं। अगर आप अटॉर्नी एजेंट लेते हो तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मैम खुद ही उनका कर दो। बहुत रेट है, बहुत ज्यादा रेट बोलते हैं। बहुत ज्यादा रेट से, आई नो। इवन मैं बताऊं ना कि 5 नहीं 7-8 साल पहले नागपुर में भी एक मैडम करती है, शी इज फ्रॉम लॉ। यस मैम। तो उनके आठ वो दस साल उरोशी, पहले ही उरोशी मैम, उशोशी गुहा, उशोशी तो गुहा मैम। 8-10 साल पहले उसका एक पेटेंट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करने का 40,000 लिया था उन्होंने। मतलब लेते हैं वो, उनकी हाँ फीस है वो। हाँ 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 हाँ। हम्म बहुत रेट है तो मैम। रेट हमने बहुत। बहुत जगह पे कांटेक्ट किया था उस समय मेरे हस्बैंड हम्म के साथ में, हम्म। नहीं, मतलब वो। जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर जो है ना वाड़ी में, तो हाँ उन्होंने एक पुणे के अटॉर्नी को हायर किया था, और उनके यहाँ कैसे के बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कुछ साल पहले की बात है, ये 5 एक साल पहले की बात है, तो उन्होंने पूरे 7-8 लोगों का दे दिया था उनको, तो उन्होंने 25,000 में कर दिया था। वो अच्छा था फिर। हम्म ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं ओके। ये NIPM से कांटेक्ट करती हूँ मैं उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर, आपके हाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पूरे ड्राफ्टिंग के। हाँ मैम, थैंक यू। मैडम इस कंट्री वाइज पेटेंट हम फाइल कर सकते हैं क्या? मतलब फॉर एग्जांपल हमें बस इंडिया का में ही पेटेंट फाइल करना है, या हम यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं? फाइल कर क्योंकि सकते हैं ना मैडम। तो फिर मैडम उसके ये मतलब पीरियड जो है पेटेंट पब्लिश अलग होने अलग का होगा वो ना, अलग। अलग अलग होगा, हाँ अलग अलग होगा। ओके मैम। उनके जो एक्ट्स है उसके अनुसार चलेगा वो। ओके। हाँ Any question? ठीक है,
तो मॅडम थांबायचं इथे. हो थँक्यू. So on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I once again thank Dr. Mangala Hirvade madam for again wonderful sessions as always and explaining the key points and the important topics of our unit 3 for these research scholars. Thank you so much madam. थँक्यू. मॅडम तुम्हाला म्हणजे मी तुमचा नंबर यांच्यासोबत शेअर करेल. काही पार्टिसिपंट्स मला विचारत होते, चालेल का? हो चालेल. ओके मॅडम. थँक्यू सो मच मॅडम. ओके. थँक्यू. ओके बाय. बाय मॅडम. थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके मैडम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. चलिए यहाँ पे रुकते हैं. या थैंक यू. कल अपना सेशन रेगुलर टाइमिंग पे रहेगा. 10:30 to 1:30 विल बी ऑफ डॉक्टर आशीष लिंगे सर्स लेक्चर, जो अपना कल हुआ था उसके कंटिन्यूएशन में रहेगा. और दोपहर में अपने 2 ही सेशन है, 2 to 5. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, विच विल बी डिलीवर्ड बाय दिव्या लखेरा मैडम. तो कल हम यूनिट 5 भी साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 4 अपना हो गया है. यूनिट 1 अटारे सर ने कवर किया. यूनिट 2 और यूनिट 3 क्लब करके आज अपना मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हो गया, और लिंगे सर का हो जाएगा तो वो उसमें कवर हो जाएगा. यूनिट 3 का बायोस्टैटिस्टिक का पार्ट बचा है एंड यूनिट 5 इज रिमेनिंग. तो कल से हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टरनून में. और उस दिन जो व्यवहार्य मैडम पढ़ा रहे थे आपको इंडेक्सिंग वाला पार्ट, जो उनकी यहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू हुआ था, तो कल जो अपना 4 बजे सेशन खत्म होगा उसके बाद मैडम कुछ 15-20 मिनट आपका सेशन लेंगे. ठीक है? ओके मैम. आर यू ऑल देयर? ओके मैम. यस Yes, हाँ. मैम. तो मैं कल का टाइमिंग बता रही थी, 10:30 to 1:30 रेगुलर टाइमिंग, 2 to 4 यूनिट 5 एंड 4 to 4:30 मान के चलिए. जो उस दिन का बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन था वो मैडम एक्सप्लेन करेंगे. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं हम. कल सुबह मिलेंगे 10:15 बजे. अटेंडेंस नाही होगा मॅम? नाही, अटेंडन्स नाही आहे. आजचा संडे आहे. मी केली आहे तुमची अटेंडन्स, तुमचे नावं बघून मार्क. तो यहाँ पे रुकते हैं आज. ठीक है? ओके मॅम. थैंक यू. Okay, थैंक यू thank you, सो ma'am. मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू.